हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड ग्रुप। यह टॉपिक ना सिर्फ यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट एसएससी, नीट वगैरह बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो के कंटेंट के बारे में समझते हैं। इस वीडियो में हमने कौन कौन से सब टॉपिक कवर करे हैं। पहला है एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़। जो ब्लड में एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसके अंदर की ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप, ओ टाइप ब्लड ग्रुप होते हैं, उनको समझेंगे। फिर एक सैंपल से आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो कौन सा ब्लड टाइप है, वो समझेंगे। फिर आरएच या रीसस ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझेंगे। जो हम बोलते हैं आरएच पॉजिटिव या नेगेटिव हमारा ब्लड ग्रुप होता है, वो कैसे होता है ये समझेंगे। फिर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में समझेंगे। कंपैटिबिलिटी फॉर ट्रांसफ्यूजन को समझेंगे। एलएल क्या होता है ये समझेंगे। जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप के बारे में समझेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड वाइसी वर्सा, और कुछ अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स का एक इंट्रोडक्शन। Even though the components of blood are same for all humans, but there are various blood types. यानी कि ऑल्दो जो ह्यूमंस हैं उनके ब्लड का कंपोनेंट सबका सेम ही होता है, यानी सबका जो ब्लड है ह्यूमंस का वो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट से ही बना है, लेकिन ब्लड टाइप बहुत सारे होते हैं। इनफैक्ट 40 से भी ज़्यादा ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे ज़रूरी नहीं है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है पढ़ना। सिर्फ एबीओ एंड आरएस सिस्टम ही पढ़ना ज़रूरी है। एबीओ एंड आरएस सिस्टम हमने पढ़ा था। एबीओ सिस्टम में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आते हैं। किसी का ए ब्लड ग्रुप होता है, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का ओ ब्लड ग्रुप। उसी प्रकार से आर एच सिस्टम में हम बोलते हैं किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसी का बी नेगेटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है। तो ये आर एच सिस्टम में आता है, और इन्हीं दो ब्लड सिस्टम को समझना ज़रूरी है। दीज आर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिकॉज दे हैव द हाइएस्ट पोटेंशियल फॉर कॉजिंग सिवियर इम्यून रिएक्शंस इफ मिसमैच ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते टाइम या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम अगर मिसमैच हो जाए ब्लड ग्रुप का, तो सीवियर इम्यून रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं इन्हीं दो ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर। इसीलिए इनको पढ़ना, डिटेल में पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ब्लड ग्रुपिंग ज़रूरी क्यों हुआ? फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई कैसे करते हैं? ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई करने का क्राइटेरिया होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। यानी आरबीसीज के सरफेस पर प्रेजेंट कुछ एंटीजन के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि वह ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। These are, what are these antigens? These antigens are proteins or carbohydrates that trigger an immune response if transfused into someone with a different antigen profile. अगर किसी दूसरे एंटीजन वाले बंदे के ब्लड ग्रुप में अगर हम एक किसी का ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं, तो इम्यून रिएक्शन होने के, इम्यून रिस्पॉन्स होने के चांसेस होते हैं। ये एंटीजन्स क्या होते हैं आगे पढ़ते हैं। इसलिए ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ये हमने अभी भी पढ़ा। जैसे आप देख सकते हैं कि टाइप ए ब्लड के अंदर ये येलो टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट हैं। टाइप बी के अंदर ये ब्लू टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट है। टाइप ए बी में दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, और टाइप ओ के अंदर कोई भी टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है। तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज एंटीजन, यानी किसी में ये एंटीजन प्रेजेंट है, किसी में कोई डिफरेंट टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, किसी में कोई भी टाइप के एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इस बेसिस पर हम ब्लड का क्लासिफिकेशन करते हैं, ब्लड ग्रुप्स को क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। अब समझते हैं कि एंटीजेंस क्या होते हैं। एंटीजेंस आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स एंड मॉलिक्यूल्स लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्लड टाइपिंग एंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये कुछ प्रोटीन्स के बने होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं, और कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? आरबीसी के सरफेस के ऊपर। तो मान लीजिए ये आरबीसी है, तो इसकी जो सरफेस पर ये जो स्ट्रक्चर बने हैं वो एंटीजेंस हैं, और ये ब्लड टाइपिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो हमने पढ़ ही लिया कि ब्लड को कैटेगराइज करने में एंटीजन का ही रोल होता है कि एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है। अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इस बेसिस पर ही हम ब्लड का ग्रुपिंग करते हैं, और इम्यून रिस्पॉन्स में भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। समझते हैं इनका एक यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडीज और इम्यून सेल्स। अब इन हर एक एंटीजन का अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर ही होता है जो एंटीबॉडी के द्वारा पहचाना जाता है, रिकग्नाइज होता है, जिसके कारण एंटीबॉडी फिर इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देते हैं, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं।
इस फोटोग्राफ में देखिए तो एंटीजन क्या है, ये सब्सटेंस है दैट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। यानी एंटीजन के होने के कारण ही एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी अपने आप से कभी नहीं बनती। एंटीजन के हमारे बॉडी में एंटर होने पर ही एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनने लग जाती है। अब ये एंटीजन कोई फॉरेन पैथोजन भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई डिजीज कॉजिंग वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ, तो हमारी बॉडी ने जान लिया कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाने लग जाएंगी, जो उनको उन एंटीजन को जाके डिस्ट्रॉय करेगी, उन वायरसेस को डिस्ट्रॉय करेगी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन एंटीजन? इट इज अ सब्सटेंस that induces the formation of antibodies because it is recognized by the immune system as a threat। और ये जो एंटीबॉडी होती है, इनका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, जो उस एंटीजन की जाके अंदर एकदम फिक्स हो जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड टॉक्सिन। अब एंटीबॉडीज ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। और इनका काम क्या होता है? जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, जैसे वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस हो सकता है, या कोई दूसरे प्रकार का ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, जिसे कि वो फॉरेन समझे, एलियन समझे हमारी बॉडी के लिए, उसे वो खतरनाक लगेगा, तभी उसको जाकर वो न्यूट्रलाइज करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस प्रकार से एंटीबॉडी का काम होता है क्या? बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करके रखना, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखना। अब इस डायग्राम के थ्रू हम और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए टाइप ए ब्लड ग्रुप है। अब उसकी जो आरबीसीज होंगी, उनके ऊपर ये जो एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन, उसका आकार गोल आकार वाला है। तो जो उनके अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी, वो इस शेप में तो फिट नहीं होंगी, क्योंकि कभी भी हमारे सेम ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट एंटीबॉडी को नहीं चाहेंगे कि वो खुद का ब्लड ही डिस्ट्रॉय करने लग जाए, खुद के ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज को ही डिस्ट्रॉय करे। यानी कि टाइप ए के अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी, वो चाहेंगे कि टाइप बी अगर उनके अंदर आ जाए तो उसको वो डिस्ट्रॉय करे। तो इसलिए टाइप ए के अंदर जो प्रेजेंट एंटीबॉडीज हैं, उनका शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। और वो किस में फिक्स होता है? टाइप बी वाले एंटीजन में। जैसे टाइप बी का जो एंटीजन है वो ट्रायंगुलर शेप है, और टाइप ए में प्रेजेंट एंटीबॉडीज का भी स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर है। तो ये इसमें जाके मिल जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी प्रकार से टाइप बी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा सर्कुलर वाला है। तो ये कहाँ जाएंगे? ये एंटी ये टाइप ए वाले एंटीजन्स पर जाकर चिपक जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसी प्रकार से टाइप ए भी जो होता है, उसमें दोनों प्रकार के एंटीजन्स होते हैं, और क्योंकि दोनों प्रकार के एंटीजन है तो दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं होंगी। यानी जिस प्रकार का एंटीजन है उस प्रकार की एंटीबॉडी तो कभी नहीं होगी। एंटीबॉडी हमेशा उस एंटीजन के लिए होगी जो उस बॉडी पे प्रेजेंट नहीं होगा। और टाइप ओ पे क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी दोनों होंगी। यानी टाइप ओ के अंदर कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो बॉडी ऑब्वियसली कोई भी प्रकार का एंटीजन आएगा तो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। आई होप ये सारा पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप ए में जो एंटीजन का शेप है, उस शेप से मिलता जुलता एंटीबॉडी तो नहीं होगा, एंटीबॉडी दूसरे शेप का होगा जो अपोजिट वाले ब्लड ग्रुप के एंटीजन से मिलता जुलता होगा। यानी टाइप ए में प्रेजेंट एंटीबॉडीज जो होंगी, उनका वो कोशिश हमेशा ये करेंगी कि अपोजिट वाले, अब ए के लिए अपोजिट क्या हुआ? बी का जो एंटीजन है वो अपोजिट हुआ, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। और टाइप बी में प्रेजेंट एंटीबॉडीज, जिन्हें हम एंटी ए बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है एंटी ए, टाइप बी में जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटी ए होंगी, वो ए को डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। ए बी में दोनों एंटीजन है, इसलिए दोनों एंटीबॉडीज भी नहीं है, और टाइप ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए एंटीबॉडी दोनों टाइप के होंगे। तो अब पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। ये किसके द्वारा डिस्कवर हुआ? कार्ल लैंडस्टीनर। और कब डिस्कवर हुआ? 1901 में। अब इसके अंदर 4 टाइप के ब्लड टाइप्स होते हैं। पहला होता है ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप में क्या होता है? उसके आरबीसीज पर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा के अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। यानी खुद के आरबीसीज पर अगर ए एंटीजन है, तो ऑब्वियसली प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। यानी बी को डिस्ट्रॉय करने वाली ब्लड ग्रुप बी
के एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करने वाली एंटीबॉडीज होंगी और उनको हम बोलेंगे एंटी बी एंटीबॉडीज। और उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? मान लीजिए अगर एंटीजन का स्ट्रक्चर ऐसा है तो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। The people with type A blood will have A antigen on the surface of their RBCs. As a result, anti-A antibodies will not be produced by them because that would cause the destruction of their own cell. तो obviously अगर A antigen है तो anti-A antibodies तो उसके अंदर नहीं होंगी, क्योंकि उस केस में तो खुद का ब्लड ही डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। अगर टाइप बी ब्लड ग्रुप उनके अंदर इंजेक्ट हुए तो क्या होगा? जो उनके प्रेजेंट टाइप ए के अंदर प्रेजेंट एंटी बी एंटीबॉडीज हैं वो क्या करेंगी? वो रिकॉग्नाइज करेंगी बी वाले एंटीजन को एज एलियन एंड डिस्ट्रॉय द इंट्रोड्यूस्ड आरबीसीज इन ऑर्डर टू क्लेंस द ब्लड ऑफ एलियन प्रोटीन। इसलिए अगर हम उसके अंदर बी ब्लड ग्रुप अगर डाल देंगे तो एंटी बी एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट है ए के अंदर वो बी वाले एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी। यानी ए ब्लड ग्रुप के अंदर अगर आप बी ब्लड ग्रुप डाल देते हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट जो एंटीबॉडीज हैं वो बी वाले एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये एंटीबॉडी यहाँ आके ऐसे लग जाएगी और बी ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए ये कभी भी बी का ब्लड ग्रुप भी नहीं ले सकता और ए बी ब्लड ग्रुप वालों का ब्लड भी नहीं ले सकता, क्योंकि बी में तो बी एंटीजन है और ए बी ब्लड ग्रुप में भी आपको पता है ए और बी दोनों एंटीजन है, तो बी को ये ले नहीं सकता क्योंकि एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट है। बट इट कैन हैव ब्लड फ्रॉम जीरो ओ एंड ए, लेकिन ओ से भी ये ब्लड ले सकता है और ए से भी ब्लड ले सकता है। अब ओ से ब्लड क्यों ले सकता है? क्योंकि ओ के अंदर तो कोई एंटीजन ही नहीं है। यानी अगर मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप के अंदर हमने ओ ब्लड ग्रुप को डाल दिया तो ए में प्रेजेंट जो एंटीबॉडीज हैं उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, कोई एंटीजन ही नहीं मिल रहा है जिससे वो फाइट करेंगे, क्योंकि ओ पे तो कोई एंटीजन है ही नहीं। इसलिए वो ओ से भी ब्लड ले सकता है और ए तो उसका खुद का ही ब्लड हो गया, इसलिए लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसलिए जो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं उनके ऊपर ए एंटीजन होता है और एंटी बी एंटीबॉडीज होते हैं, जिसके कारण वो बी और ए बी ब्लड ग्रुप से तो ब्लड नहीं ले सकता, लेकिन ओ और ए से ब्लड ले सकता है। और सिमिलरली जो बी ब्लड ग्रुप वाले हैं उनके ऊपर बी एंटीजन होता है, उनके आरबीसीज पर बी एंटीजन होता है और उनके प्लाज्मा के अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज होते हैं। यानी उनके प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं उनका हमेशा एम होता है कि ए वाले एंटीजन को डिस्ट्रॉय करें। इसी वजह से ये क्या कर, अब ये भी क्या ए और ए बी ब्लड ग्रुप से तो ब्लड नहीं ले सकता है, लेकिन ओ और बी से ले सकता है। जो हमने ए में समझा वही कॉन्सेप्ट बी में भी लग गया। अब जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके ऊपर दोनों एंटीजन है, लेकिन इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से हम ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो विच विल नॉट फाइट विद एंटीजेंस, which will fight. See, there are no antibodies in its plasma which will fight with the antigens from the donor blood. Therefore, it can accept blood from all other blood groups. यानी जो ए बी ब्लड ग्रुप हुआ उसके अंदर चाहे आप ए ब्लड ग्रुप डाल दो, बी वालों का ब्लड डाल दो या ओ वालों का ब्लड डाल दो या ए बी वालों का भी ब्लड डाल दो, ए पर ए और बी दोनों एंटीजन है, ए पर ए एंटीजन है, बी पर बी एंटीजन है और ओ पर कोई भी एंटीजन नहीं है। लेकिन क्योंकि ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है, अब जो इम्यून रिएक्शन होता है वो एंटीबॉडीज की वजह से ही होता है। और क्योंकि कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है तो कोई इम्यून रिएक्शन भी नहीं होगा, तो चाहे किसी भी प्रकार का आप ब्लड उनके अंदर डाल दीजिए कोई इम्यून रिएक्शन नहीं होता है। इसीलिए हम एबी को बोलते हैं कि वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। अब ओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। ओ ब्लड ग्रुप के खुद के ऊपर कोई एंटीजेंस नहीं होते, देयर आर नो एंटीजेंस ऑन द आरबीसीज, बट दे हैव बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। लेकिन एंटीबॉडीज दोनों के खिलाफ होती हैं, ए के खिलाफ भी होती हैं और बी के खिलाफ भी होती हैं। इसकी वजह से हम इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अब क्या होता है समझिए, जो उसके अंदर एंटी ए और एंटी बी बॉडीज हैं वो क्या करते हैं? दे विल फाइट विद द एंटीजेंस प्रेजेंट इन ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप।
जो ओ के प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीबॉडीज हैं वो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप सबसे फाइट करती हैं, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई एंटीजन है और सबके खिलाफ एंटीबॉडीज ओ के अंदर हैं। इसलिए वो कभी तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता ए बी एंड इन तीनों से। तो ये फैक्ट है कि इफ़ यू आस्क anybody why O blood group cannot accept blood from A, B and AB, so the answer will be that the antibodies present in O blood group, the antibodies anti-A and anti-B antibodies present in the O blood group will fight with the antigens present in A blood group, B blood group, AB blood group. Therefore, it cannot accept blood transfusion from blood group A, B and AB and can only accept ओ ब्लड ग्रुप, सिर्फ खुद का ब्लड ग्रुप ही एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन ये यूनिवर्सल डोनर डोनर कहलाता है। और क्यों कहलाता है? क्योंकि जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन अदर ब्लड ग्रुप्स when mixed with O blood group will not find any foreign antigen to fight with and hence it is called universal donor। यानी कि क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, ओ के अंदर कोई भी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो बाकी सारे ब्लड ग्रुप के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज हैं उनको फाइट करने के लिए कोई एंटीजन ही नहीं मिल रहा ओ के केस में। यानी अगर ए ब्लड ग्रुप हुआ, उसको हम अगर ओ डोनेट करते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट जो एंटीबॉडीज हैं उनको ओ में कोई एंटीजन नहीं मिला तो कोई इम्यून रिएक्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं उसमें अगर हमने ओ डाल दिया तो इन एंटीबॉडीज को भी ओ पर कोई एंटीजन नहीं मिला। उसी प्रकार से ए बी के अंदर जिसके अंदर दोनों टाइप की एंटीबॉडीज हैं, सॉरी जिसके अंदर कोई भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं है, ओ में तो कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो ओ में तो कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो सॉरी ए बी के अंदर तो कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, इसलिए जब भी आप इसके अंदर ओ ब्लड ग्रुप डालते हैं तो क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है तो फाइट करने के लिए, और ओ पे भी कोई एंटीजन नहीं है तो इस केस में भी कोई इम्यून रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए ओ सबके अंदर ब्लड डाला जा सकता है, सबको डोनेट किया जा सकता है, इस वजह से हम ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? The antibodies present in all the other blood groups when mixed with O blood group will not find any foreign antigen to fight with and hence it is called as universal donor। अब इस डायग्राम में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए वाली ये वाली एंटीजेंस हैं और ये किसके अपोजिट होती हैं? ये एंटी ए के अपोजिट होती हैं, जो कि बी ब्लड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। ये वाली जो एंटीबॉडीज हैं ये यहाँ पे जाके फिक्स हो जाएंगी और ब्लड का क्लम्पिंग हो जाएगा और ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी प्रकार से बी के अंदर जो एंटीजन है वो ए में प्रेजेंट एंटीबॉडीज के अगेंस्ट होती हैं, तो ये इसमें जाके फिक्स हो जाएंगी। इनका जो शेप ऐसा है कि ये यहाँ जाके ये जो एंटीबॉडी एक्चुअली इस एंटीजन पर आके ऐसे फिक्स हो जाएंगी और डिस्ट्रॉय कर देंगी। ए बी के अंदर दोनों एंटीजन्स हैं और एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, और ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों है। इस डायग्राम से भी आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, कैसे ए ब्लड ग्रुप के ऊपर ए एंटीजन होता है, एंटी बी एंटीबॉडीज होते हैं, बी ब्लड ग्रुप के ऊपर बी एंटीजन होता है और एंटी ए एंटीबॉडीज होते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम पे ए एंड बी दोनों एंटीजन्स होते हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, जिसके कारण हम इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, जो किसी फाइट करने वाला वो एलिमेंट ही नहीं है, जिसके कारण चाहे कोई भी आप इसके अंदर ब्लड डाल दीजिए, किसी भी प्रकार का आप एंटीजन इसके अंदर डाल दीजिए, क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई फाइटिंग वाला एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए कोई इम्यून रिएक्शन ही कभी नहीं होगा। इसलिए ये एक्सेप्ट कर सकते हैं सबसे ब्लड। और फिर ओ ब्लड ग्रुप जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्यों यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं? अगर आप किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप के अंदर अगर ओ को मिक्स करेंगे तो उनके अंदर उन ब्लड ग्रुप में जो प्रेजेंट एंटीबॉडीज होती हैं उनको ओ पर कोई भी एंटीजन ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण कोई इम्यून रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए हम ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अभी रिलेशनशिप हुआ ब्लड टाइप और एंटीबॉडीज के बीच में। ए जो है उसके अंदर ए एंटीजन है, उसके सीरम में या प्लाज्मा में बी एंटीबॉडीज हैं।
तो ये इस कारण डोनेट किस किस को कर सकता है, ए को और ए बी को। ए क्योंकि खुद का ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी क्योंकि ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। और रिसीव किस किस से कर सकता है, ए से अगेन खुद का हो गया, और ओ क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको ब्लड दे सकता है, ए बी सब में प्रेजेंट होगा देखो, क्योंकि ए बी सबसे ब्लड ले सकता है और ओ सबको ब्लड दे सकता है। बी क्या हुआ, बी में बी एंटीजन है, एंटीबॉडी ए के खिलाफ है, और किस किस को डोनेट कर सकता है, खुद को और ए बी को, और किससे ले सकता है, बी से और ओ से। उसी प्रकार से ए बी जो है उसके अंदर दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं है, डोनेट किस किस को कर सकता है, सिर्फ खुद को कर सकता है, लेकिन रिसीव किस किस से कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है और ओ से भी कर सकता है, ओ क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है। इसी प्रकार से जो ओ हुआ उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज दोनों है, इस वजह से डोनेट किस किस को कर सकता है, ए को भी कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है, ओ को भी कर सकता है। हमने पढ़ा था कि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, इसलिए वो सब प्रकार के ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन रिसीव सिर्फ खुद वाले ब्लड से कर सकता है। आई होप आपको ये टेबल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लड टाइप फ्रॉम अ सैंपल, यानी किसी सैंपल से ये निकालना कि वो ब्लड कौन सा टाइप का है, ये हम इस सेक्शन में समझेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, विल टेक अ सीरम कंटेनिंग एंटी ए एंटीबॉडीज and this is mixed with some of the blood that is to be identified. Another serum with anti-B antibodies is mixed with the remaining sample. यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, हम दो टाइप के सिरम लेंगे। सिरम क्या होता है, ब्लड में से जब भी आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल देते हो तो जो बचता है वो सिरम कहलाता है। तो दो टाइप के सिरम ले लिए। अब एक में तो एंटी ए एंटीबॉडीज हैं और दूसरे में एंटी बी एंटीबॉडीज हैं। इस सिरम में और कुछ नहीं है, सिर्फ एंटी ए एंटीबॉडीज हैं, दूसरे वाले में एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, और इसको हम सैंपल से मिक्स कर देते हैं। सैंपल क्या है, जिसका ब्लड टाइप हमको निकालना है। अभी ये प्रोसेस क्या है, इसमें हम एलिमिनेट करते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज को, आगे समझेंगे ये चीज़ कैसे हुई। वेदर और नॉट एग्लूनिटेशन या क्लम्पिंग अकर्स इन ईदर सैंपल इंडिकेट्स एबीओ टाइप। अब क्लम्पिंग होती है या नहीं, इस पे हमें पता चलेगा कि ब्लड टाइप कौन सा है, ये भी समझते हैं आगे। एग्लूनिटेशन क्या होता है, ये इंडिकेट करता है रिएक्शन बिटवीन एंटीबॉडीज इन द सीरम एंड एंटीजेंस ऑन द ब्लड सेल, यानी कि सीरम के अंदर जो प्रेजेंट एंटीबॉडीज हैं, मान लीजिए ये एंटीबॉडी है और आरबीसी पे प्रेजेंट एंटीजन है, अगर ये एंटीबॉडी इस पे जाके क्लम्प कर जाए और इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दे, तो इस प्रोसेस को हम एग्लूनिटेशन बोलते हैं या क्लम्पिंग बोलते हैं। अगर कोई एग्लूनिटेशन नहीं हो, इसका मतलब एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, यानी उस आरबीसी में कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है जिसके लिए हमने वो एंटीबॉडी ली थी। अब इसको अच्छे से और समझते हैं। ये डायग्राम क्या है, एग्लूनिटेशन का। आरबीसीज और एंटीबॉडीज जब अपने आप में एग्लूनिटेट होती हैं, क्लम्पिंग होती हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको हम एग्लूनिटेशन बोलते हैं। अभी होता कैसे ये समझते हैं कि पहले जो ब्लड का सैंपल है, इंडिविजुअल का जो ब्लड का सैंपल है, अगर वो एग्लूनिटेटेड हो रहा है विद एंटी ए एंटीबॉडीज बट नॉट विद एंटी बी एंटीबॉडी, तो उसका मतलब एंटीजन ए प्रेजेंट है और एंटीजन बी नहीं प्रेजेंट है। तो जिसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो ब्लड टाइप ए होता है। अच्छे से समझते हैं कि हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि हमने दो सीरम लिए हैं, एक में एंटी ए एंटीबॉडीज हैं और दूसरे में एंटी बी एंटीबॉडीज हैं। तो ये जो एंटी ए एंटीबॉडीज है, नाम से पता चल रहा है एंटी ए, यानी ए के खिलाफ जो एंटीबॉडीज हैं, इनका काम क्या है, ए को डिस्ट्रॉय करना, ए एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना। ये तभी करेंगे जब सीरम ब्लड के अंदर ए एंटीजन होगा। तो मान लीजिए अगर इस सैंपल के अंदर अगर ये वाली एंटीबॉडीज जाके इस आरबीसी से क्लम्प हो गई और एग्लूनिटेट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब उसमें वो एंटीजन प्रेजेंट था, यानी एंटी ए एंटीबॉडीज अगर सैंपल के आरबीसी से क्लम्पिंग हो गई, इसका मतलब ए एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट था। या फिर इसमें प्रेजेंट जो एंटीबॉडीज है, बी वाली जो एंटीबॉडीज है, ये मान लीजिए इस सैंपल से जाकर क्लम्प हो गई, इसका मतलब बी एंटीजन प्रेजेंट है।
सो इफ द ब्लड क्लम्प्स विद एंटी ए सीरम, अगर एंटी ए सीरम से क्लम्प हो गई इसका मतलब ए एंटीजन प्रेजेंट है, बी से अगर क्लम्प हो गई तो उसका मतलब बी एंटीजन प्रेजेंट है। तो पहला केस क्या हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि द ब्लड क्लम्प्स विद एंटी ए सीरम बट नॉट विद एंटी बी, यानी इससे तो नहीं हुई, पहले केस में इससे हो गई बट इससे नहीं हुई, तो ब्लड टाइप क्या हुआ, ए। क्यों हुआ, इससे तो अगर क्लम्प हुई इसका मतलब ए के खिलाफ एंटीबॉडीज ने काम करना शुरू करा जिसके कारण क्लम्पिंग हुई। तो ए एंटीजन प्रेजेंट था तभी तो एंटी ए एंटीबॉडीज वर्क करी और क्लम्पिंग हुआ, इसका मतलब ए एंटीजन इस वाले सैंपल में प्रेजेंट था, इससे नहीं हुई। सेम ही ब्लड ग्रुप हमने इसमें डाला है, सैंपल जो है, तो इसमें अगर नहीं उसका मतलब बी एंटीजन तो नहीं है, ए एंटीजन है, तो ये हो गया ए। तो इस केस में क्या ब्लड टाइप क्या हुआ, ए हुआ। दूसरे केस में क्या होगा कि बी वाले से तो क्लम्प कर गई लेकिन ए से नहीं करी, इसका मतलब बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप बी हुआ। या तीसरा केस हो सकता है कि दोनों सीरम में क्लम्पिंग हो गई, यानी ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ए बी, क्योंकि हमने पढ़ा था ए बी में दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। और चौथी पॉसिबिलिटी हो गई कि ब्लड दोनों केस में क्लम्प नहीं हुआ, यानी एंटी ए वाले सीरम से भी क्लम्पिंग नहीं हुई और एंटी बी वाले सीरम से भी क्लम्पिंग नहीं हुई। और हमने पढ़ा था कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उस केस में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती ब्लड ओ वाले के अंदर, सॉरी मैंने गलत कह दिया, ओ के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते। ओ था, जो ओ ब्लड ग्रुप था उसमें कोई एंटीजन नहीं थे। तो अगर सैंपल ओ है, अगर दोनों में हमने डाला है, इसमें भी हमने डाला है इसमें भी हमने डाला है, एंटी ए वाले से भी क्लम्पिंग नहीं हुई एंटी बी वाले से भी क्लम्पिंग नहीं हुई, इसका मतलब इसमें ए एंटीजन भी नहीं है इसमें बी एंटीजन भी नहीं है। और ऐसा केस ओ के साथ में ही होता है क्योंकि ओ पे कोई एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी दोनों होती है, एंटी ए वाली एंटीबॉडी भी होती है एंटी बी वाली एंटीबॉडी भी होती है। तो हमने इस प्रकार से समझा कैसे दो सीरम की सहायता से हम किसी भी टाइप का ब्लड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चार केसेस हो सकते हैं और उनमें से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ब्लड टाइप कौन सा है। अब हम पढ़ेंगे आर एच रीसस ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, ये डिस्कवर हुआ पहले तो 1940 में। ऑलमोस्ट जो 2/3 पॉपुलेशन होती है या 80% लोग होते हैं उनमें थर्ड टाइप का एंटीजन पाया जाता है उनके आरबीसीज के सरफेस पर, जिसे हम आर एच फैक्टर बोलते हैं या आर एच एंटीजन बोलते हैं या डी एंटीजन भी बोलते हैं। और ये डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। So, therefore, there are two types of blood group based on Rh factor. First is Rh positive, which has the Rh antigen, and second is Rh negative, which lacks the Rh antigen. आप देख सकते हैं फोटो में, इस वाले केस में एंटीजन Rh फैक्टर प्रेजेंट है इसलिए ये Rh पॉजिटिव हुआ, और इसमें नहीं है कोई Rh एंटीजन नहीं है इसलिए ये Rh नेगेटिव हुआ। अगर एक Rh नेगेटिव पर्सन एक्सपोज हो जाता है Rh पॉजिटिव वाले के साथ में, यानी Rh नेगेटिव वाले में मान लीजिए एक Rh पॉजिटिव वाले पर्सन का ब्लड मिला दिया, तो ये आर एच नेगेटिव में क्या होगा, इस आर एच पॉजिटिव वाले के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगी, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दी आर एच एंटीजन। देयरफॉर आर एच ग्रुप का कंपैटिबिलिटी भी देखना जरूरी है, मैचिंग करना जरूरी होता है। अगर आर एच नेगेटिव वाले पर्सन के अंदर आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड अगर डाल दिया जाए तो आर एच नेगेटिव में एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं इस आर एच फैक्टर के खिलाफ। तो इस बेसिस पर चार ब्लड सॉरी 8 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हैं। पहला हुआ ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ए पॉजिटिव वाले 30% लोग हैं, ए नेगेटिव वाले 8% लोग हैं, बी पॉजिटिव वाले 8% लोग हैं, बी नेगेटिव वाले 2% लोग हैं, ए बी पॉजिटिव वाले 2% लोग हैं, ए बी नेगेटिव वाले 1% लोग हैं। यानी सबसे ज़्यादा कम ए बी नेगेटिव वाले लोग होते हैं और ओ पॉजिटिव वाले लोग 35% है, यानी ओ पॉजिटिव वाले लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। ए बी नेगेटिव वाले सबसे कम होते हैं और ओ पॉजिटिव वाले सबसे ज़्यादा होते हैं, और ओ नेगेटिव वाले 13% होते हैं। अब ये जो आर एच फैक्टर होता है
ये प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है। कैसे करता है वो हम समझते हैं। अगर एक आर एच नेगेटिव मदर होती है, वो एक आर एच पॉजिटिव फीटस को कैरी करती है, तो उसका जो इम्यून रिएक्ट सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज बना सकता है फीटस के आरबीसीज के अगेंस्ट, जिसके कारण हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न हो सकती है। कैसे होती है आगे समझते हैं। जो फीटस के ऊपर आर एच पॉजिटिव इंटीजन है, देखो मदर जो हुआ उसमें तो क्या है, वो तो आर एच नेगेटिव है, लेकिन जो चाइल्ड है वो आर एच पॉजिटिव है। तो जो चाइल्ड पे प्रेजेंट आर एच इंटीजन होते हैं, दे डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। तो पहली प्रेगनेंसी में तो प्लेसेंटा के कारण दोनों ब्लड ग्रुप का मैचिंग नहीं होता है, आपस में मिलते नहीं हैं। लेकिन हो सकता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द आर एच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस। तो क्या होता है, पहली प्रेगनेंसी में जो मदर का ब्लड होता है और जो चाइल्ड का ब्लड होता है वो वेल सेपरेटेड होता है, प्लेसेंटा के कारण दोनों में मिक्सिंग नहीं होती है। लेकिन पहले बच्चे की डिलीवरी के दौरान पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस। हो सकता है कि बच्चे का आर एच पॉजिटिव ब्लड थोड़ा सा मदर के ब्लड में चला जाए। तो क्योंकि आर एच फैक्टर पॉजिटिव वाला मदर के अंदर आ गया, जिसके इसके कारण क्या होगा, मदर की बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी। देखो इनिशियली तो दोनों का जो ब्लड था सेपरेटेड था, लेकिन डिलीवरी के दौरान बच्चे का ब्लड थोड़ा बहुत मदर के ब्लड में जा सकता है, जिसके कारण इस जब ये आर एच फैक्टर मदर के ब्लड में जाएगा तो मदर का जो ब्लड है वो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, एंटीबॉडीज बनाने लगेगा आर एच फैक्टर के अगेंस्ट। तो इस केस में क्या होता है, द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच एंटीजन इन हर ब्लड। लेकिन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में जो आर एच एंटीबॉडीज होते हैं मदर से, जो मदर क्या आर एच नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द fetus Rh positive and destroy the fetal RBCs। लेकिन क्या होगा कि आगे होने वाली प्रेगनेंसी में ये जो आर एच एंटीबॉडी हैं ये माँ से निकलकर बच्चे के फीटस में जा सकती हैं। तो इस कारण क्या होगा, जो फीटल आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। क्योंकि अब मान लीजिए फर्स्ट केस में तो बच्चा आर एच पॉजिटिव था, सेकेंड केस में भी मान लीजिए सेकेंड प्रेगनेंसी में भी जो मदर तो देखो आर एच नेगेटिव है ही, अब उसने कुछ एंटीबॉडीज भी बना ली। अब सेकेंड प्रेगनेंसी में जो बच्चा अगेन मान लीजिए आर एच पॉजिटिव है, तो ये एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट काम करने लगेंगे और इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो इस कारण क्या हो सकता है, ये फेटल हो सकता है फीटस को, एंड इट कुड कॉज सीवियर एनीमिया। क्योंकि ब्लड ही डिस्ट्रॉय होने लग गया तो एनीमिया और जॉइंटिस होने लग जाएगा बेबी को, और इसको हम बोलेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि जब फर्स्ट केस में मदर का ब्लड अगर आर एच नेगेटिव होता है और पहला जो फीटस होता है उसका अगर ब्लड आर एच पॉजिटिव होता है, तो क्या हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान ये आर एच पॉजिटिव ब्लड चाइल्ड में से लीक करके मदर के ब्लड में जा सकता है, मदर की बॉडी में जा सकता है। ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी जो बच्चे का आर एच पॉजिटिव ब्लड है वो लीक करके मदर के आर एच नेगेटिव ब्लड में जा सकता है, जिसके कारण मदर की बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी उस आर एच फैक्टर के अगेंस्ट। अब सेकेंड प्रेगनेंसी में जब अगेन बच्चे का ब्लड आर एच पॉजिटिव बनने लगेगा तो मदर की बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडीज इस आर एच वाले आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने लगेगी, जिसके कारण बच्चे को एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। इस डिजीज का नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस कहते हैं और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इससे बचाव करने के लिए क्या होता है, मदर को एंटी आर एच एंटीबॉडी दी जाती हैं डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड के बाद में, यानी पहले बच्चे की डिलीवरी के तुरंत बाद ही मदर की बॉडी में हम एक इंजेक्शन लगा देते हैं एंटी आर एच एंटीबॉडीज का। ये एंटीबॉडीज एंटी आर एच एंटीबॉडीज क्या करेंगी, एंटीबॉडीज नहीं बनने देंगी मदर के शरीर में। तो जो आगे आने वाली प्रेगनेंसी में उनमें जो फीटस होते हैं उनके आरबीसीज को कोई खतरा नहीं होता है।
अब हम समझेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कंपैटिबिलिटी का ध्यान कैसे रखा जाता है, ब्लड ग्रुप की कंपैटिबिलिटी का ध्यान कैसे रखा जाता है। हमने पहले वाले सेक्शन में पढ़ा था कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल सेंस में जो ओ नेगेटिव होता है उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। आरएच फैक्टर वाले केस को समझने के बाद में अब हम ये कहेंगे कि जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो ट्रू सेंस में यूनिवर्सल डोनर है। हमने जनरल टर्म्स में जब तक कि आर एच फैक्टर वाला केस समझा नहीं था तब तक हम ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोल रहे थे, लेकिन आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव को कंसीडर करने के बाद में ट्रू सेंस में हम ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो समझते हैं। जो ओ नेगेटिव ब्लड है उसके अंदर ए एंटीजन भी नहीं है, बी भी नहीं है और आर एच एंटीजन भी नहीं है, इसलिए इसको कंपेटेबल बनाता है आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव वाले दोनों टाइप की रिसिपिएंट के साथ में। This allows O negative to be given to anyone regardless of their RH status। क्योंकि RH इंटीजन ही नहीं है तो फिर चाहे आप RH पॉजिटिव वाले को दो RH नेगेटिव वाले को दो, दोनों केस में कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होंगी इस RH इंटीजन के खिलाफ, क्योंकि RH इंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है। यानी O नेगेटिव में ना तो A एंटीजन है, ना B एंटीजन है, ना RH एंटीजन है। तो बाकी सारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं अगर उनको हम ये O उनके अंदर डाल देते हैं तो उनके अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडीज को फाइट करने के लिए कोई एंटीजन ही नहीं मिलेगा, इसलिए O नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट अगर O पॉजिटिव जो ब्लड है उसमें ए बी एंटीजन तो नहीं है लेकिन आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, नाम से पता चल रहा है O पॉजिटिव तो आर एच एंटीजन तो है, इसलिए हम सिर्फ उसको आर एच पॉजिटिव रिसिपिएंट को ही दे सकते हैं। यानी O पॉजिटिव को हम ए पॉजिटिव को दे सकते हैं, बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं और ओ पॉजिटिव को दे सकते हैं। जो नेगेटिव वाले हैं उनको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? If O positive blood is given to Rh negative person, their immune system may produce antibodies against Rh antigen leading to transfusion reaction। अगर हम Rh नेगेटिव वाले ग्रुप को अगर हम O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे देते हैं तो इनके अंदर इस RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगी और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए O पॉजिटिव को सिर्फ पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप्स को ही दे सकते हैं। Therefore, blood group O negative is called universal donor। O negative को हम सब टाइप के ब्लड ग्रुप्स को दे सकते हैं। O नेगेटिव जो है उसको हम A पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, नेगेटिव को भी दे सकते हैं, B पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, B नेगेटिव को भी दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, ए बी नेगेटिव को भी दे सकते हैं, O पॉजिटिव O नेगेटिव सब प्रकार के ब्लड ग्रुप्स को दे सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता और बाकी जो ब्लड ग्रुप्स में एंटीबॉडीज होती हैं उनको ओ में फाइट करने के लिए कोई एंटीजन नहीं मिलता। उसी प्रकार से जो ए बी पॉजिटिव है उसको हम ट्रू यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझते हैं। ए बी पॉजिटिव इंडिविजुअल्स हैव द आरएच एंटीजन ऑन देयर आरबीसीज। दिस मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरएच एंटीजन, so they can safely receive blood from both RH positive and RH negative donors। अब जो ए बी पॉजिटिव है हमें पता है इनके अंदर ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और आर एच एंटीजन भी है, तीनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। इसके कारण हम बाकी सारे टाइप के ब्लड ग्रुप जो होते हैं अगर हम ए बी में डालते हैं तो ए बी आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि आर एच एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कभी एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं। कभी भी आर एच खुद के खिलाफ तो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा ना। तो नेगेटिव वाला दो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वाला दो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव वाले में तो कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती क्योंकि खुद का भी पॉजिटिव है, और नेगेटिव वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं आप दे रहे हो, कोई एंटीबॉडी जिसके अंदर है ही नहीं, तो कोई एंटीजन से ये फाइट भी नहीं करेगा। समझ में आ? ए बी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ऊपर आर एच इंटीजन होता है, इसका मतलब क्योंकि आर एच इंटीजन है तो आर एच के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज भी नहीं बनेगी, इसलिए वो सेफली ब्लड ले सकते हैं आर एच पॉजिटिव से भी आर एच नेगेटिव से भी।
पॉजिटिव से भी ले सकते हैं, नेगेटिव से भी ले सकते हैं। नेगेटिव में तो वैसे ही कोई एंटीजन नहीं है, और पॉजिटिव तो ले सकता है क्योंकि ऑलरेडी इसके खुद के पास भी वो एंटीजन है। जो ए बी नेगेटिव इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑन दी अदर हैंड दे डू नॉट हैव आर एच एंटीजन। अब इनके पास में आर एच एंटीजन नहीं होता है। तो अगर पॉजिटिव वाला आप इसके अंदर ब्लड डाल दोगे, किसी पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव से आप इसके अंदर ब्लड डोनेट कर दोगे, तो इनका इम्यून सिस्टम पॉजिटिव वाले ब्लड का जो आर एच एंटीजन है उसको फौरन समझेगा, उसको अपने लिए डेंजर समझेगा और एंटीबॉडीज बनाने लगेगा उसके अगेंस्ट, जिसके कारण ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। इसलिए ए बी नेगेटिव को हम ट्रू सेंस में यूनिवर्सल रिसिपिएंट नहीं बोल सकते, केवल ए बी पॉजिटिव को हम ट्रू सेंस में ट्रू यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, बिकॉज उनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्योंकि उनके ऊपर ए बी एंड आर एच तीनों प्रकार के एंटीजन्स होते हैं। इसलिए अब इस आर एच एंटीजन के कारण कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता है ये कभी भी अपनी बॉडी, अपने अंदर कोई भी ब्लड आता है उसके अगेंस्ट। इसलिए कोई भी प्रकार का अगर आप ब्लड आर एच को ए बी पॉजिटिव को दोगे तो कोई एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट क्रिएट नहीं करेगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। हमें पता है जो ए बी पॉजिटिव ब्लड है इसके पास में ए एंटीजन है, बी एंटीजन है और आर एच एंटीजन भी है, लेकिन इसके पास में कोई एंटीबॉडी नहीं है। क्योंकि ए एंटीजन है तो ए के खिलाफ एंटीबॉडी भी नहीं है, बी एंटीजन है इसलिए बी के खिलाफ भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, आर एच एंटीजन है इसलिए आर एच के खिलाफ भी कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो कोई भी टाइप का ब्लड इसके अंदर आप डाल दीजिए, वो कभी कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई फाइटिंग वाला एलिमेंट ही नहीं है। एंटीबॉडी का ही तो काम होता है लड़ने का। इम्यून सिस्टम जो इम्यून सिस्टम इम्यून रिएक्शन को जो ट्रिगर करता है वो एंटीबॉडी करता है, लेकिन ना तो इसमें ए के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी है, ना बी के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी है, ना आर एच के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी है। तो कभी भी कोई इम्यून रिएक्शन कॉज करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एंटीबॉडी। इट नीदर हैज ए एंटीबॉडी, it neither has anti-B antibody, it neither has anti-RH antibody. Therefore, it is called true universal recipient. तो इस वीडियो में हमने समझा कैसे ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन, एंटीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस पे, और किस प्रकार के एंटीजन है उस बेसिस पे ब्लड की हमने टाइपिंग देखी। फिर एंटीजन एग्जैक्टली होते क्या है और कैसे एंटीजन से ही एंटीबॉडी बनती है, कैसे एंटीजन एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है वो हमने पढ़ा। फिर हमने एंटीबॉडी की डेफिनेशन समझी। फिर हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझा, जिसमें 4 प्रकार के ब्लड टाइप पढ़े। पहले पहला ए ब्लड ग्रुप, उस पे ए एंटीजन होता है, एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं, ये हमने समझा। फिर हमने देखा कैसे बी ब्लड ग्रुप पर बी एंटीजन होता है और एंटी ए एंटीबॉडीज उसकी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। फिर हमने पढ़ा ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में, कैसे उस पर ए और बी दोनों एंटीजन्स होते हैं और कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। किसी भी ब्लड ग्रुप में अगर दोनों आरबीसीज पे अगर दोनों एंटीजन्स हैं तो उसकी बॉडी में तो उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होंगी, उसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी, क्योंकि अगर वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी तो वो खुद के ब्लड में आरबीसी में प्रेजेंट एंटीजन्स को ही डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो इसके कारण हम एबी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, क्योंकि उसके खुद के अंदर कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है जो किसी फॉरेन एंटीजन से फाइट कर सके। उस प्रकार से ओ जो है, ओ ब्लड ग्रुप है, उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज हैं। इसके कारण हम उसे यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जब भी हम इसको किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप को अगर डोनेट करते हैं तो उन ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट जो एंटीबॉडीज होती हैं, उन एंटीबॉडीज को कोई फॉरेन एंटीजन नहीं मिलता ए में जिससे कि वो फाइट कर सकें। इसके कारण हम ओ ब्लड ग्रुप को सब प्रकार के ब्लड ग्रुप्स को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ओ यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। फिर हमने ब्लड टाइप्स और एंटीबॉडीज में रिलेशनशिप पढ़ा, कौन सा वाला ब्लड टाइप किस किस को दे सकते हैं और किसको रिसीव कर सकते हैं।
फिर हमने समझा कि कैसे किसी ब्लड सैंपल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस टाइप का ब्लड है, ब्लड टाइप हम निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकाल सकते थे? दो सिरम की मदद से, जिसमें एक सिरम में एंटी ए एंटीबॉडीज थी और दूसरे सिरम में एंटी बी एंटीबॉडीज थी। अब इनके साथ में उस सैंपल की क्लम्पिंग होती है या नहीं? अगर दोनों के साथ होती है तो कैसे होती है, दोनों के साथ नहीं होती है तो ओ ब्लड ग्रुप होता है। ये हमने समझा। 4 केसेस थे। अगर एक पहले वाली एंटी ए सिरम से क्लम्पिंग होती है, इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप है। अगर सिर्फ दूसरे वाले एंटी बी सिरम से क्लम्पिंग होती है, इसका मतलब बी ब्लड ग्रुप है। अगर दोनों वाले सिरम से क्लम्पिंग हो रही है, इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप है। और अगर दोनों ही सिरम से क्लम्पिंग नहीं हो रही, इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप है। फिर हमने रीसस ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा, आर एच पॉजिटिव एंड आर एच नेगेटिव। उस बेसिस पे 8 ब्लड ग्रुप टाइप्स पढ़े। फिर प्रेगनेंसी में कैसे आर एच इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो भी हमने समझा। अगर मदर आर एच नेगेटिव हो और जो चाइल्ड हो वो आर एच पॉजिटिव हो तो कैसे हीमोलाइटिक डिजीज हो सकती है वो भी हमने समझा। ये जो आर एच एंटीजन है चाइल्ड से, वो मदर में जा सकता है, जिसके कारण मदर फिर एंटीबॉडीज क्रिएट कर सकती है आर एच के अगेंस्ट। और ये एंटीबॉडीज नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फीटस के लिए फेटल हो सकती है, जिससे बचने के लिए मदर को आर एच एंटीबॉडीज दी जाती हैं। फिर हमने ट्रांसफ्यूजन के केस में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में कैसे ब्लड की कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखा जाता है वो समझा। जो ब्लड ग्रुप ओ है, ओ नेगेटिव और ट्रू सेंस में यूनिवर्सल डोनर है। क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, ना ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, ना आर एच एंटीजन है। क्योंकि उसके पास कोई भी प्रकार की एंटीजन नहीं है, इसलिए वो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव रिसिपिएंट दोनों के साथ में कंपैटिबल होता है। क्योंकि उसके पास में कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, तो हम किसी भी टाइप के अगर ब्लड ग्रुप को ओ नेगेटिव अगर चढ़ाते हैं, मान लीजिए ए पॉजिटिव है, इसको अगर हम ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं तो ए पॉजिटिव में प्रेजेंट जो एंटीबॉडीज हैं उनको ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा जिससे कि वो लड़ सकें। उसी प्रकार से बी में प्रेजेंट एंटीबॉडीज को भी ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं मिलेगा। ए बी पॉजिटिव में प्रेजेंट एंटीबॉडीज को भी ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं मिलेगा जिससे कि वो फाइट करें। इसलिए हम ओ नेगेटिव को ट्रू सेंस में यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और जो ए बी पॉजिटिव होता है वो ट्रू सेंस में यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ए बी जो पॉजिटिव है उसके ऊपर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्योंकि उसके पास आर एच एंटीजन है तो आर एच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तो है ही नहीं। क्योंकि उसके पास में आर एच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं है तो वो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव दोनों टाइप के ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। जो ए बी पॉजिटिव है उसके ऊपर ए एंटीजन है, बी एंटीजन है और आर एच एंटीजन है। क्योंकि उसके आरबीसीज पे तीनों प्रकार की एंटीजन है, इसलिए उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो इसके अंदर चाहे आप कोई भी प्रकार का ब्लड ग्रुप डालिए, इन एंटीबॉडीज इन एंटीबॉडीज के ना होने की वजह से कोई इम्यून रिएक्शन नहीं क्रिएट होगा। जैसे समझते हैं ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव के पास में ए एंटीजन है, बी एंटीजन है और आर एच एंटीजन है। क्योंकि इसके पास में तीनों एंटीजन है तो इसलिए तीनों एंटीबॉडी तो उसके प्लाज्मा में नहीं होंगी। अगर एंटीबॉडी होंगी तो फिर ये खुद के ब्लड को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो क्योंकि इनके प्लाज्मा में कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है तो इसीलिए ये कोई भी एंटीजन बाहर से आए, कोई भी फॉरेन एंटीजन आए, उसको ये एलियन रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उससे फाइट नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबॉडी ही नहीं है। क्योंकि ये सारे प्रकार के ब्लड्स को एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए हम
ए बी पॉजिटिव को ट्रू सेंस में यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच। पेरेंट्स से कैसे बच्चे का ब्लड टाइप निकाला जा सकता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।